हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा चैप्टर है। इसका नाम है प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम ऊतकों की बात कर रहे थे, क्योंकि सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। ये कोशिकाएं प्रॉपर अलग अलग कार्य नहीं कर पाती हैं, तो ये कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं। जिस तरह से पादपों का शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार से प्राणियों का शरीर भी विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है। तो यहां हम प्राणी ऊतक देखिए, प्राणी ऊतक जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन ऊतकों को 4 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। तो इनमें सबसे पहला ऊतक है उपकला ऊतक, जिसे हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरे जो ऊतक हैं वो है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा जो है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। सबसे पहले हमने बात करें उपकला ऊतक की, तो देखिए, उपकला ऊतक वह ऊतक होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों की बाहरी सतह अथवा आंतरिक सतह का निर्माण करता है। और इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं। देखिए, ये जो ऊतक है यानी उपकला ऊतक जो है, ये ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकारों में इसको बांटा गया है। ये वाला देखिए, ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सरल उपकला ऊतक। देखिए, सरल उपकला ऊतक उसे कहा जाता है जिसमें कोशिकाओं की एक ही परत होती है। एकल परत वाली कोशिकाओं का ऊतक जो है वो बना हुआ है, वो है कहलाता है सरल उपकला ऊतक। ये सरल उपकला ऊतक और ये भी कोशिकाओं की जिस प्रकार की संरचना होती है उसके आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है सल्की सरल उपकला। इसमें कोशिकाएं सल्क के समान संरचना के रूप में होती हैं। दूसरा जो होता है घनाकार सरल उपकला ऊतक। इसमें कोशिकाएं घन जैसी आकृति की होती हैं, तो इसलिए इनका नाम रख दिया घनाकार उपकला ऊतक। तीसरा जो होता है यह है स्तंभाकार सरल उपकला ऊतक। तो ये 3 प्रकार का होता है। इनमें अंतर यह है कि इसमें कोशिकाएं सल्क पतली होती हैं, सतह से चिपकी हुई रहती हैं। इनमें कोशिकाएं घनाकार होती, घन जैसी आकृति होती है, थोड़ी सी मोटी होती हैं। और स्तंभाकार सरल उपकला ऊतक में क्या है, कोशिकाएं लंबी होती हैं और उनके आधार भाग पर केंद्रक की उपस्थिति होती है।
अब देखिए इसके बाद दूसरा जो ऊतक है, पहला तो है सरल उपकला ऊतक, दूसरा है संयुक्त या स्तरित उपकला ऊतक। इसमें कोशिकाओं की एक से ज्यादा परतें होती हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया संयुक्त या स्तरित। तो यह भी तीन प्रकार का होता है। यहां इसमें देखिए एक प्रकार है सल्की संयुक्त उपकला, दूसरा हो जाएगा उसी प्रकार से घनाकार संयुक्त उपकला, और तीसरा है जो है स्तंभाकार संयुक्त उपकला। तो इस तरह से ये संयुक्त सरल उपकला ऊतक होता है, दूसरा संयुक्त उपकला ऊतक, और तीसरा जो है ये ग्रंथिल उपकला ऊतक होता है। तीसरा, या यूं कह सकते हैं कि इसे ये विशिष्ट उपकला ऊतक होता है। अब विशिष्ट उपकला ऊतक कई प्रकार के होते हैं, इसमें मुख्य रूप से होता है ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल उपकला, ये जो सरल उपकला ऊतक है या फिर संयुक्त उपकला ऊतक है, इसकी कोशिकाएं रूपांतरित होकर के ग्रंथिल संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और पदार्थों को स्रावित करने लगती है, तो उसका नाम हो जाता है ग्रंथिल उपकला। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एकल कोशिकीय ग्रंथिल उपकला। इसमें एकल कोशिका होती है, जैसे आहार नाल के अंदर जो कलश कोशिका, जिसे हम गॉबलेट कोशिकाएं कहते हैं, वो श्लेष्मा का स्राव करती है, तो ऐसी कोशिकाएं जो है वो एकल कोशिकीय ग्रंथिल उपकला ऊतक कहलाता है। दूसरा होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला। इसमें देखिए एक तो होती है नलिकाकार, जैसे श्वेत ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि होती है, वो नलिकाकार संरचना के रूप में होती है। दूसरी होती है कूपिकाकार। कूपिकाकार में क्या होता है, आगे का भाग फूला हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं कूपिकाकार ग्रंथिल उपकला ऊतक। अब ये ग्रंथियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है बाह्य स्रावी, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि वो होती हैं जिनके अंदर नलिकाएं होती हैं और इनसे जो स्रावित पदार्थ होता है ये नलिकाओं के माध्यम से उस भाग तक पहुंचाया जाता है जहां कार्य किया जाता है, अर्थात इनसे जो स्रावित पदार्थ होता है उसको एंजाइम कहा जाता है। जबकि दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं इनको।
इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, वाहिनियां वाहिकाएं नहीं होती हैं, और इनसे जो स्रावित पदार्थ है वो सीधे ही रुधिर में डाल दिया जाता है और उस पदार्थ को कहते हैं हार्मोन। ठीक है, तो इस तरह से ये तो पहला ऊतक का प्रकार जो था वो हो गया हमारा। पहला जो प्रकार है वो है कौन सा? उपकला ऊतक, जो कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में, अर्थात संयोजी ऊतक जो है वो कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब संयोजी ऊतक, इसे कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। संयोजी एज ए संयोजन का कार्य करने वाला ऊतक होता है। देखिए ये जो ऊतक है ये विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं उन संरचनाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, और शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो ऊतक उपस्थित होता है वो कौन सा होता है? संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है, और इसी की वजह से एक प्रकार से आलम्बन क्षमता प्रदान की जाती है, एज ए सपोर्टेड क्षमता प्रदान की जाती है। और इसका जो निर्माण है, देखिए ये जो निर्माण इसका, आपको पता है कि भ्रूणीय जो है विभिन्न परतें होती है, तो ये जो है निर्माण होता है भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। भ्रूणीय मीजोडर्म जो है, क्योंकि आपको पता है 3 प्रकार की परतें होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इस संयोजी ऊतक का निर्माण जो हो रहा है वो भ्रूणीय मीजोडर्म के द्वारा होता है, और ये शरीर का लगभग जो है वो 30% भाग इसका बना होता है। 30% हिस्सा शरीर का भाग कितना है? ये ऊतक 30% ऊतक है। ठीक है, यानी शरीर में महत्वपूर्ण रूप से ये उपस्थित होता है, और ये कोमल अंगों से लेकर के कठोर संरचना के रूप में, इसके अलावा तरल संरचना के रूप में विविध रूपों में पाया जाता है। यानी कोमल संयोजी ऊतक भी पाए जाते हैं, कठोर यानी मजबूत संरचना वाले संयोजी ऊतक भी उपस्थित होते हैं, और तरल रूप में भी ये उपस्थित होता है। इसमें इसकी जो संरचना होती है उस संरचना में कोलेजन तंतुओं की उपस्थिति, इसके अलावा एक होते हैं इलास्टिन तंतु, इनकी भी इसके अंदर उपस्थिति जो है वो होती है। तो ये संयोजी ऊतक जो है वो कई प्रकार का होता है, और ये ऊतक एज ए शक्ति प्रदान करना, एज ए मजबूती प्रदान करना, लचीलापन, एज ए प्रत्यास्थता प्रदान करना, इनका भी कार्य करता है। और कई जगह तो ये ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को स्रावित भी करती हैं, पॉलीसेकेराइड जैसे पदार्थ होते हैं उनको स्रावित भी करती हैं। तो अब हम बात करें कि इसमें ये जो संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो देखिए इसका संगठन क्या है, संगठन, इसमें एक तो होती है कोशिकाएं, विविध प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होते हैं इसमें तंतु, ये तंतु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोलेजन तंतु, ये स्वेद होते हैं, श्वेत तंतु होते हैं। दूसरे होते हैं इलास्टिन तंतु, ये पीले तंतु होते हैं, और इसमें आधात्री होता है, आधात्री एज ए मैट्रिक्स, तरल पदार्थ। ये तीनों चीजें मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं? संयोजी ऊतक का निर्माण करते हैं। अब इनमें कोशिकाओं की संख्या कम है या ज्यादा है, या कौन कौन सी कोशिका हैं,
इसी प्रकार से इसमें तंतु उपस्थित है या नहीं है, या कितने प्रकार के हैं, कौन से तंतु ज्यादा हैं, मैट्रिक्स की मात्रा भी कितनी है, इसके आधार पर ये जो संयोजी ऊतक हैं, इस संयोजी ऊतकों को 3 प्रकारों के अंदर बांटा गया है। संयोजी ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक के प्रकार। अब देखिए इसमें क्या है कि संयोजी ऊतक को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। कहीं इसे कोमल संयोजी ऊतक, कठोर संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक कहा गया है, कहीं इसे सघन, असघन और विशिष्ट कहा गया है। तो हम अपनी बुक के हिसाब से अगर देखें तो संयोजी ऊतक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है लचीले या शिथिल संयोजी ऊतक। लचीले या शिथिल संयोजी ऊतक। दूसरा होता है सघन, एज ए ठोस की तरह, सघन संयोजी ऊतक। और तीसरा इन दोनों से अलग हटकर के जो ऊतक होता है उसे कहा जाता है विशिष्टीकृत, स्पेसिफिक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ठीक है, तो संयोजी ऊतक जो है इन कोशिकाओं, तंतुओं, आधात्री, इनकी जो आपस में जो मात्रा है, जैसे संघटन है, उसके आधार पर इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। लचीले या शिथिल संयोजी ऊतक यानी कोमल है एक तरह से, दूसरे हैं सघन संयोजी जैसे ठोस हैं, और तीसरे विशिष्टीकृत हैं अर्थात इनकी विशेष प्रकार की संरचना बनाए हुए हैं। अब हम यहां एक एक करके लें। तो ये लचीले या शिथिल संयोजी जो ऊतक होते हैं, ये ऊतक नाम से क्लियर हो रहा है कैसे होते हैं, शिथिल होते हैं एवं कोमल ऊतक होते हैं। इनमें कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से, यानी कह सकते हैं इनमें कोशिकाएं एवं तंतु, अब इनकी मात्रा कम होती है और एक दूसरे से कह सकते हैं कि अलग अलग होते हैं। इनमें कोशिकाएं एवं तंतु आर्द्र, तरल, आधात्री में एक तरह से शिथिलता से जुड़े हुए रहते हैं, शिथिलता से जुड़े या घुले रहते हैं। ठीक है, अब इसमें जब शिथिलता से जुड़े हुए रहेंगे तो एक तरह से ये ठोस संरचना तो बनाएंगे नहीं, भिन्न संरचनाएं बनाएंगे, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गर्तिका या त्वचा गर्तिका ऊतक, त्वचा गर्तिका ऊतक। अब देखिए त्वचा के अंदर जो गड्ढे रूपी संरचना के रूप में जो ऊतक होते हैं वो एक इस प्रकार के होते हैं, यानी ये त्वचा के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ये एक कह सकते हैं कि उपकला के लिए आधारीय ढांचे की तरह कार्य करते हैं, और इनमें
ये जो संयोजी ऊतक है, इनमें तंतु कोरक कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो तंतुओं का निर्माण करती हैं, वो इनके अंदर उपस्थित होती हैं, जिनको हम कहते हैं मास्ट कोशिकाएं, या जिनको महाभक्षकाणु कोशिकाएं भी कह सकते हैं। वो कोशिकाएं इनके अंदर यानी गर्तिका के अंदर उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार के ऊतक जो है वो त्वचा गर्तिका ऊतक कहलाते हैं। दूसरे होते हैं बसा ऊतक। बसा ऊतक ये क्या है? त्वचा के, मैंने शुरू में त्वचा के संरचना बताई थी चैप्टर नंबर 21 में, तो कहा कि त्वचा के नीचे बसा ऊतकों की परत जमा हो जाती है। तो यही वो बसा ऊतक हैं जो संयोजी ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं, और इस ऊतक की कोशिकाओं में बसा संग्रहित होता है, जो कि एक तरह से जिस भोजन का हम उपयोग नहीं कर पाते, जरूरत से यानी आवश्यकता से ज्यादा हम खाते हैं, तो वो भाग जो है वो बसा के रूप में कन्वर्ट होकर के और इस बसा ऊतक में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा भोजन है जो उपस्थित बना रहता है संयोजी ऊतक के रूप में। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार के, अर्थात सघन संयोजी ऊतकों के बारे में। तो ये कैसे होते हैं? सघन संयोजी ऊतक, नाम से क्लियर हो रहा है कि सघन संयोजी ऊतक ऐसे सघन अवस्था में होते हैं, और इसमें तंतु एवं कोशिकाएं ये एक दूसरे से बहुत नजदीक अवस्था में उपस्थित रहते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं सघन संयोजी अवस्था ऊतक। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नियमित और एक होता है अनियमित। तो कह सकते हैं सघन, नाम से ले रहे हैं हम, सघन संयोजी या सघन नियमित संयोजी, नियमित संयोजी ऊतक। और दूसरा हो जाएगा, यहां जो नियमित है उसकी जगह क्या हो जाएगा? अनियमित संयोजी ऊतक हो जाएगा। सघन अनियमित संयोजी ऊतक। अब इन दोनों में क्या अंतर है आप समझिए। देखिए, ये जो सघन संयोजी ऊतक है वो दृढ़ है, ये तो आप जान ही गए हैं। ये जो नियमित होते हैं इनमें क्या है कि तंतु एवं कोरक कोशिकाएं एक दूसरे के समानांतर अवस्था में स्थित होती हैं, तो वो कहलाते हैं नियमित। ठीक है, और एक तरह से गुच्छों के भी कतार की तरह तंतु जो है वो उपस्थित होते हैं, जैसे कंडराएं हैं, कंडराएं जो कि पेशी तंतु को पेशी को पेशी से जोड़ती है। कंडरा क्या होती है? पेशी से पेशी को जोड़ने वाली संरचना होती है। और एक होते हैं स्नायु। स्नायु जो है, देखिए कंडराएं, ये शब्द याद रखना, कंडराएं ये क्या करती है? पेशी को पेशी से, पेशी को पेशी से जोड़ती है। ठीक है, एक दूसरा शब्द है स्नायु। ये बहुत फेमस शब्द है, कंडराएं और स्नायु। ये क्या है? अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, अस्थि से अस्थि को। ठीक है, तो इस तरह से ये, सॉरी इसमें हम पेशी लिख दिया है, पेशी को यहां अस्थि से जोड़ती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती हैं। अब आता है सघन नियमित अनियमित संयोजी ऊतक। ये इस प्रकार का होता है, इसमें जो ऊतक में तंतु और कोरक कोशिकाएं जो होती है वो अनियमित रूप से बिखरी हुई रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं सघन अनियमित संयोजी ऊतक। ठीक है, तो एक तरह से हमने सघन संयोजी ऊतक के दो प्रकार पढ़े। कल हम पढ़ेंगे विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ये महत्वपूर्ण है, जिसमें अस्थि और उपास्थियां आती हैं, अर्थात बोन्स एंड कार्टिलेज।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज होमवर्क नोट कर लीजिएगा आप। होमवर्क, सबसे पहला संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है, पहला प्रश्न हो गया संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप बता देंगे। अगला है कि बाह्य एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, तीसरा यह है संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है, अभी हमने बताया है। और चौथा प्रश्न है सघन संयोजी ऊतक सघन संयोजी ऊतकों की विशेषता बताइए। विशेषता लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 प्रश्न, इन चारों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।